आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं हूं जेनिफर, आपके साथ आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए आज के इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कृषि समाचार से। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की डीडी बिहार और कृषि दर्शन परिवार की ओर से हमारे किसान भाई बहनों समेत आप सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं भी। प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान की शत शत सफलता के लिए आपका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसल सिंचाई के लिए सरकार दे रही है 90% अनुदान। बकरियों को पीपीआर बीमारी से अवश्य बचाएं, यह जानलेवा रोग है। देसी नस्ल की दुधारू पशुओं को पाले, पशु कम पड़ेंगे बीमार। किसान भाइयों, मानसून की बेरुखी से आप परेशान होंगे, लेकिन यकीन रखिए केंद्र एवं राज्य सरकार हर मुसीबत में आपके साथ सदैव खड़ी है। सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला 90% अनुदान आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। फसल को पटवन चाहिए और पटवन के लिए पानी। कुदरती बारिश के अभाव में प्रधानमंत्री की सूक्ष्म सिंचाई योजना और बिहार सरकार द्वारा इस योजना के 100% कार्यान्वयन से आपकी फसलें हरी भरी रहेंगी। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के साथ ही सिंचाई की टपक प्रणाली और माइक्रो इरिगेशन पर 90% अनुदान वास्तव में आपको प्रकृति के प्रकोप से बचाने में पूरी तरह सक्षम है। 6 एकड़ रकबा और 5 किसानों का समूह। योजना का लाभ लेने के लिए बस इतनी ही जरूरत है। आप समूह में ऑनलाइन आवेदन कर सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों पर 90% अनुदान ले सकते हैं। समूह के अभाव में एकल किसान भी अनुदान के लाभ से व्यक्तिगत बोरिंग करवा सकते हैं। बिहार सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलकर के उन लोगों के लिए सिंचाई का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चला रही है, जिसमें 90% तक का अनुदान है। वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। इसमें भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के सहयोग अगर जो मिला देते हैं तो 90% तक का अनुदान है। अभी देख रहे हैं कि मानसून किस तरह से हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, तो इस सब के लिए जो है हम लोग के लिए यह बहुत ही वरदान के रूप में है। अगर जो 5 किसान एक साथ मिल जाते हैं, उनका 6.25 एकड़ से ज़्यादा का ज़मीन हो जाता है, तो उस समय भी हम लोग सभी को मिला करके एक कम्युनिटी बोरवेल का प्रोग्राम देते हैं, जो कि एकदम 100% बिहार सरकार जो है उस पर अनुदान दे रही है। बकरी पालक किसान भाइयों, अपनी बकरियों को पीपीआर बीमारियों से अवश्य बचाएं। यह बकरियों में होने वाले विषाणु जनित बीमारियों और जानलेवा है। तेज सर्दी, जुकाम और बुखार और नाक बहना तथा सांस लेने में तकलीफ इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। ऐसे होने पर तुरंत ही आप चिकित्सक से संपर्क कर अपने पशुओं की देखभाल करें, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें। छोटी गाय कही जाने वाली बकरियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार होती है। बकरी पालन दूध और मांस के लिए किया जाता है, तो इसके पालकों को अच्छी आमदनी कराने में सक्षम होता है। वैसे तो बकरियां बीमार बहुत कम पड़ती है, इनका पालन भी काफी सरल होता है, खर्च भी कुछ खास नहीं होता, लेकिन पीपीआर बीमारी बकरी और बकरी पालकों दोनों को परेशान कर सकती है। पीपीआर के लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही हर 3 से 4 महीने पर अपनी बकरियों को कीड़े मारने वाली दवाइयाँ अवश्य दें। बकरियों की ऐसे तो बकरियों में बीमारियां काफ़ी कम होती है, लेकिन एक बीमारी है जो कि बकरी के लिए काफ़ी घातक होती है। उसका नाम है पीपीआर। इसका पूरा नाम पेस्टिस डे पेटिट्स रूमिनेंट्स है। ये एक तरह का विषाणु जनित रोग है
और इसमें बकरियों को जो है काफ़ी तेज़ आप देखेंगे सर्दी जुकाम की समस्या होती है, काफ़ी तेज़ बुखार जो कि 107 डिग्री 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जो है चला जाता है, और पशु का नाक से हमेशा सराव गिरेगा, और इसके साथ पशु को आप देखेंगे सांस लेने में भी थोड़ी समस्या होती है। खेती की खबरों में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के फरीदपुर ग्राम निवासी प्रभु दयाल सिंह से, जो कई वर्षों से कुंदरी की खेती कर अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। प्रभु दयाल बताते हैं कि कम लागत में यह कुंदरी बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है। साथ ही एक बार सब्जी लगाने के बाद 6 से 7 महीने तक फसल मिलती रहती है। मैं विगत कुछ वर्षों से पहले से ही कुंदरी का खेती करते आ रहा हूँ। कुंदरी बहुत अच्छा किसानों के लिए लाभदायक फसल है। कम लागत में बहुत अच्छा बेनिफिट कुंदरी से आ जाता है, मार्केट भी अच्छा मिलता है, और इसमें कोई दवा दारू का कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का सा अपना सीजन में जब आया तब खोद करके उसको सड़ा हुआ गोबर डाल दीजिए। किसान भाइयों, फसलों के बेहतर उत्पादन में मिट्टी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आप फसल बोने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करा लें। मिट्टी की जांच से आपको यह पता चलेगा कि मिट्टी में मौजूद किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है और कितनी नहीं। इससे खेती की लागत भी कम होगी और फसल उत्पादन भी बेहतर होगा। मिट्टी जांच एवं खेती में दिए जाने वाले उर्वरकों की अनुशंसा के लिए आप नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से अवश्य संपर्क करें और जैविक खेती ही अपनाएं। किसान बंधुओं, अगर आप गाय या भैंस पाल रहे हैं तो अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान देसी प्रजाति के जानवरों का ही करें। साहिवाल और गिर प्रजाति की देसी नस्ल की गाय है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। पालने पर खर्च भी विदेशी नस्ल की गायों की तुलना में काफ़ी कम होता है और यह यहाँ की आबो हवा के अनुकूल भी रहता है। इसी तरह मुर्रा नस्ल की भैंस को पशु विशेषज्ञ भारतीय जलवायु के में काफ़ी बेहतर मानते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल और गेहूं के ताजा भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर है। सोनम चावल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3,000 से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 2,800 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं लोकल 2,600 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं एमपी वाला 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, चलते चलते आप देखिए मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के भी आसार नजर आ रहे हैं। अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी अभी आपने देखा कृषि समाचार, यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बैंगन सालों भर पैदा होने वाली सब्जी है। इसमें पोषक तत्वों के साथ साथ औषधीय गुण भी मौजूद है। खासकर उजला बैंगन डायबिटीज रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर किसान भाई इसकी खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तो अच्छी पैदावार लेकर मुनाफा कमा सकते हैं। बैंगन की वैज्ञानिक खेती आखिर कैसे करें, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रणधीर कुमार से।
नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं। और इसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वह है बैगन की वैज्ञानिक खेती। और इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर रणधीर कुमार, जो वरीय वैज्ञानिक हैं, कृषि अनुसंधान संस्थान पटना में कार्यरत हैं। सर, हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्ते सर, जो बैंगन की जो वैज्ञानिक खेती है उसका महत्व क्या है, उसके बारे में सर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इसमें फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, प्लांटिंग डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बरसात की खेती करते हैं तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि ये कम से कम 3 फीट बाई 2.5 फीट यानी 75 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इससे क्या होगा, रो से रो की मतलब कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर 3 फीट होगा और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट यानी 75 सेंटीमीटर के आसपास में होगा। इससे क्या होगा, बरसात में काम करने में जो अंतर क्रियाएँ हैं वो करने में सुविधा होती है। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट इसमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है किसान भाई बहुत ज़्यादा DAP का इस्तेमाल करने से पौधे का बढ़वार बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाद में फलन में दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं किसान भाई। तो इसमें जो हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा होती है, इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास की ज़रूरत होती है बैगन में। और यदि आप हाइब्रिड किस्म करने जा रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 150 किलोग्राम हो जाएगा और फास्फोरस आप 120 किलोग्राम और पोटास 100 किलोग्राम। इतना देने से इसको आप करना क्या है, पूरे नाइट्रोजन को 3 भाग में बांटते हैं। तो एक भाग नाइट्रोजन 3 और दूसरा पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास। रोपाई के 14 दिन के बाद आप खेत में बेसल डोज के रूप में सॉइल के आसपास, जड़ के आसपास में डायरेक्ट प्लेसमेंट करें और उसकी निराई गुड़ाई करके उसको आगे बढ़ाएं। और यदि बरसात में पानी नहीं बरसता है तो सिंचाई आपको करना है। नमी खेत में बना के रखना चाहिए, बीच बीच में खेत सूखे, उसके बाद गुड़ाई करें। इसमें खरपतवार का बहुत समस्या आता है लेकिन शुरुआत में ही आता है, तो एक गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। यदि 14 से 15 दिन के आसपास में गुड़ाई कर दें तो जो खरपतवार आते हैं वो मर जाते हैं। साथ ही साथ खेत में जो जड़ में हवा लगने की प्रक्रिया वो भी मिल जाती है और पौधे का बढ़वार अच्छा होता है। आपको बताते चलें कि 35 से 40 दिन में इसमें फूल आ जाता है। कोई भी किस्म हो, 35 से 40 दिन में फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। आपको ये भी बताना चाहते हैं, कई बार किसान भाई ये कहते हैं कि हमारे में फूल बहुत आ रहा है, फल नहीं लग रहा है। तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन भी करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण बाज़ार में उपलब्ध हैं और उसका हम स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। 30 से 32 दिन का जब पौधा हो जाए तो एक छिड़काव अवश्य करना चाहिए। जैसे बाज़ार में एग्रोमीन मैक्स, मल्टीप्लेक्स की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, माइक्रोमीन, माइक्रो स्टार, इस तरह के बहुत सारे हैं जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर आप यदि छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ता है। फूल अच्छा से अच्छा आए इसके लिए ट्राइकैंटानॉल जो बाज़ार में बहुत सारे नाम से उपलब्ध हैं, अब मिराकुलान, श्रीकुलान, जयकुलान, बहुत सारी इस तरह की दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है फूल फल ज़्यादा लगने लगते हैं। सर, ये देखा गया है कि बैंगन की खेती में कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, तो कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए हमारे किसान भाई कौन सा तकनीक अपनाएं, क्या कर सकते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दे दें। बैगन में सबसे ज़्यादा तो परेशानी होता है सूट एंड फ्रूट बोरर। आप देखते होंगे पत्ता जैसे ही फूल आना शुरू होता है, पहले पत्तियां आती हैं तो वहाँ सूट बोरर लगता है, बाद में वही फ्रूट बोरर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में किसान भाई बहुत परेशान होते हैं, तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जैविक दवाई के रूप में आप जा सकते हैं। जैसे अभी स्पाइनोसाइड का इस्तेमाल आप करें, आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर, आधा ml में इसका प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव किया जा सकता है। या स्पाइनोटोराम को भी आप आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें और इसका शुरुआत में 2 छिड़काव लगातार 4-4 दिन पे करें, उसके बाद 10 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव करेंगे। निश्चित रूप से आपका फ्रूट और सूट बोरर जो है तना एवं फली वेदक है, इसका नियंत्रण हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलने पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को बैंगन की खेती में इतनी अच्छी जानकारियाँ प्रदान की गई, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। बारिश के मौसम में फसलों में कीट फतिंगे ज्यादा लगते हैं
अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों एवं आधुनिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। रासायनिक कीटनाशकों से अंधाधुंध प्रयोग से अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है एवं किसानों को हानि उठाना पड़ रहा है। टिकाऊ खेती के लिए ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जिनसे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक लाभ भी बना रहे। इसके लिए समेकित कीट प्रबंधन ही ऐसी प्रणाली है जिसके तार्किक व्यवहार से पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना कीड़ों का प्रबंधन कर आर्थिक लाभ को बनाए रखा जा सकता है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर वर्षा ऋतु में फसलों में या फिर सब्जियों में कीट पतंगे लग जाती हैं, उनसे बचाव कैसे करें। डॉक्टर जयवंत कुमार सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हमारा कोई भी उत्पाद हो तब हम पिछड़ जाते हैं जब उस पर कीटों का आक्रमण हो जाता है, और कीट का आक्रमण हमारे उत्पादन को प्रभावित कर हमारी आमदनी को लगभग बर्बाद कर सकता है। तो क्या है कीट प्रबंधन, खास करके एक ऐसा कीट प्रबंधन जो अभी हाल के कुछ वर्षों में काफ़ी प्रचलित रहा है और सरकार और विज्ञान दोनों ने इस पर काफ़ी फोकस किया, वो है समेकित कीट प्रबंधन। समेकित कीट प्रबंधन वर्षा ऋतु में कैसे की जा सकती है, क्या उसके उद्देश्य हैं, किस तरह से हम अपने फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पौधा रोग विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयवंत कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल ये कि समेकित कीट प्रबंधन क्या है? चूँकि कीट प्रबंधन तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन समेकित कीट प्रबंधन एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है, तो कैसे बेहतर है ये? हमारा जो वर्तमान जो कंडीशन है यहाँ पे, अभी वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा ऋतु में अलग अलग तरह के सब्जियां लगा रहे हैं लोग। आप सभी बहुत तरह के लतेदार सब्जियां लगा रहे हैं, जैसे लौकी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, करेला, मिर्च, टमाटर वगैरह आप लगा रहे हैं। जब आप लगाते हैं, फसल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, तो आपको बहुत तरह के चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत तरह की बीमारी आती है, बहुत तरह कीड़ा मकोड़ा लगते हैं, जिसको आपको प्रबंधन करने में बहुत सारा दिक्कत होता है। उस कंडीशन में जो हमारा एक NICPM है जो दिल्ली में है, उनका बहुत सारा सजेशन आया है। उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो समेकित कीट प्रबंधन का एक तरीका दिया गया, तौर तरीका दिया गया है। उसके अनुसार बताया गया है कि ये जो तरीका है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, समेकित कीट प्रबंधन का, उसमें हमारे पास जो भी बहुत सारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उनको वो तरीके हमारे जो अपनाएंगे समेकित कीट प्रबंधन में, जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ़ रहेगा, हमारा वातावरण सेफ़ रहेगा। हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उनका यूज करना है, उपयोग करना है। हमारे इकोलॉजी पे किसी भी तरीके का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, वैसे वैसे सभी तकनीक को हमें अपनाना है, जिससे साथ में हमारा कम से कम पैसा लगे, अधिक से अधिक बचत लगे। यही मुख्य उद्देश्य हमारा समेकित कृषि प्रबंधन का, जिससे हमारे पास जो भी अवयव, जो भी कंपोनेंट्स उपलब्ध होते हैं, उनका बेहतर से बेहतर उपयोग हो सकता है और कीट का बहुत अच्छा प्रबंधन हो सकता है। ये बहुत बेहतर तरीका है, जिससे हमारा इफेक्टिव और बहुत बेहतर तरीका है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है और एक लंबे समय तक बना रहेगा हमारे खेती के लिए। सर, समेकित कीट प्रबंधन के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। क्या है, मतलब इसका उपयोग कैसे किया जाए, तो किसान हमारे इसको उपयोग में कैसे लाए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने शांति भूषण जी। ये जो तौर तरीका है जो समेकित कीट प्रबंधन का, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी ये बढ़िया काम करेगा। यानी जैसे इसका कुछ तरीका में है कल्चरल प्रैक्टिसेस, फिजिकल प्रैक्टिसेस, कुछ बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, और सबसे लास्ट में केमिकल या दवाई डालना है। मतलब हमारे पास बहुत तरह के तरीके हैं, उसको अपनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से ही हमारा बीमारी का रोकथाम या कीट जो कीड़ा लगते हैं उसके रोकथाम का वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले जो जहाँ से नर्सरी हम तैयार करते हैं वहाँ पे ही ध्यान देंगे। वहाँ पे नर्सरी हम जब लगाते हैं पौधों का, जो हमारे नर्सरी होता है इसका सब्जियों का, उसमें क्या करेंगे कि उस कंडीशन में जो हमारा है नर्सरी में
बढ़िया जुताई, बहुत गहरी जुताई करेंगे, जिससे मिट्टी जनित जो भी, मृदा जनित जो भी बीमारी होगा, जो भी कीड़ा होगा वो रुकेगा, उसका अंडा अधिक से अधिक खत्म हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में मृदा जनित जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो रुक जाएंगे, उनका प्रकोप घटेगा। तो और भी तरीका, जैसे जो हमारा कीड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा जो खरपतवार होता है, खरपतवार पे रहता है। तो अब जो हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारे पास जो भी खरपतवार होंगे उसको हटाने का हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग निकाई करते हैं। निकाई करना चाहिए, क्यों करना चाहिए कि जो हमारा कीड़ा होता है, अधिकतर हमारा जो खरपतवार है उसी पे अपने अंडे बच्चे देते हैं, जो आने वाले समय में जो सब्जी हमारी बड़ी हो जाती हैं, जब फल देने लायक होता है उस समय लगता है और बाद में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें सबसे पहले करना चाहिए क्या कि जितना भी खरपतवार है उन खरपतवार को हटाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे या तो गहरी जुताई या निकाई, जो हम लोग निकाई गुड़ाई करते हैं वो करना चाहिए, जिससे उसका संख्या घट जाए। साथ में मल्चिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। मल्चिंग, जो स्ट्रॉ मल्चिंग करते हैं, जो पुआल वगैरह कुछ होता है जो ढकने का चीज़ होता है, उसको हम बिछा देते हैं, जिससे मिनिमम जो हमारा खरपतवार होता है उसकी संख्या घट जाती है। खरपतवार घटेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसमें जो कीड़ा होगा वो कम बच्चा दे पाएंगे, कम अंडा दे पाएंगे, जिससे उनको हम रोकथाम कर सकते हैं। तो ये हुआ कल्चर प्रैक्टिसेस। और भी इसमें बहुत सा तरीका है, जैसे आप करते हैं कि जो हमारा बीज होता है, जो हम बीज का सिलेक्शन करेंगे, बहुत सारा बीज जब हम लगाते हैं तो जो बीज में ही बहुत सारा कीड़ा होता है, तो उसमें हमें क्या करना है कि बीज को प्रमाणित जगह से लेना चाहिए। एक जो रिटेलर होता है या जो वेंडर होते हैं, एक प्रमाणित जगह से ही लेना चाहिए, जिससे हमारा बीज सुरक्षित रहे, जिससे वो आने वाले समय में हमारे जो पौधा में बीमारी जो फैलता है, पौधा में जो कीड़े लगते हैं, वो सब का प्रबंधन होता है, रुक जाता है और घट जाता है। तो हमें उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमें जो भी बीज होगा वो एक प्रमाणित जगह का होना चाहिए, प्रमाणित वेंडर के पास से ही लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय में आपके फसल की सुरक्षा हो सकता है, आपके सब्जी का सुरक्षा हो सकता है, वो घट जाएगा। अगला जो प्रोसेस उसमें मेन है कि हम फिजिकल प्रोसेस की ओर जाएंगे। फिजिकल प्रोसेस में बहुत सारा चीज़ है कि आप क्या करेंगे कि फेरोमोन ट्रैप एक बहुत ही जो करंट में बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। पहले किसान हमारे यहाँ जो बिहार के हैं वो क्या करते हैं कि फेरोमोन ट्रैप के बारे में जानते नहीं हैं। तो फेरोमोन ट्रैप ऐसा चीज़ है कि वो अट्रैक्ट करता है, जो कीड़ा नर कीड़ा होता है उसको अट्रैक्ट अपनी ओर आकर्षित करता है। वो आकर्षित होगा तो जो नर कीड़े अगर सब मर जाएंगे तो प्रजनन हो नहीं पाएगा, जिससे वो प्रजनन नहीं हो पाएगा तो जो मादा अंडे नहीं दे पाएगी, बच्चे नहीं दे पाएंगी, जिससे इस तरीका का बहुत बेहतरीन तरीका जिससे आप उसको रोक सकते हैं, उसका जनसंख्या को कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो हमें फेरोमोन ट्रैप का बिल्कुल यूज करना चाहिए। जो भी रस चूसक जितने भी कीड़ा है जो रस चूसने वाले हैं उसके कंट्रोल में बहुत सहायक है। तो आप फेरोमोन ट्रैप का 1 हेक्टेयर में 8 फेरोमोन ट्रैप आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 2 से 3 फेरोमोन ट्रैप आप लगाएंगे तो बहुत संख्या में जो रुकना, जैसे फ्रूट फ्लाई मक्खी होती है उसके कंट्रोल में बहुत सहायक है। जितना भी सफ़ेद मक्खी है, लाही है, थ्रिप्स है, इन सब कीड़ों के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप इसको ज़रूर अपनाएं, जिससे आप इसको रोक सकते हैं। तीसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप येलो स्टिकी ट्रैप बहुत फेमस हो रहा है, इसको भी ये जरूर अपनाएं, जिससे नरमा सिमिलर वही कंडीशन है, इसको आप रोक सकते हैं। सर, समेकित कीट प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी किसान भाइयों को खास सेगमेंट हमारा पसंद आया होगा। अगली बार फिर रोचक जानकारियों के साथ हम आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी किसान भाइयों से इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।